हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी डिस्कस कर देते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक, दैट इज़ टेक्स्ट बुक, नॉट टेक्स्ट बुक, सॉरी, टेक्स्ट बुक। सो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को पा सकते हैं। सो इट इज़ नॉट माई कंटेंट, इट इज़ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, सो बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ब्लड रिलेशन, क्योंकि हमने अभी भी ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, इसलिए एकदम से क्वेश्चन में जाना सही नहीं होगा। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। ओके, सो पहले ये बात आता है कि ब्लड रिलेशन किसका पार्ट है। सो ब्लड रिलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग। नाउ आप लोग पूछेंगे क्या होता है भाई वर्बल रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग इज़ नथिंग बट, मैं क्या बोलूँ, ये एक मैथ की तरह ही चीज़ है, बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं मौजूद होता। ओके, आपको एक कहानी बोल दिया जाएगा, उसके कहानी के ऊपर बेस करके आपको इंटरप्रेट करना होगा। ओके, दैट इज़ द थिंग वर्बल रीजनिंग इज़। There are various topics that comes under verbal reasoning. First one is blood relation. मैं blood relation का डिटेल लेक्चर भी लेके आऊँगा. So if you want this, please mention in the comment box. Then direction and distance, seating arrangement and puzzles, order and reasoning, order and ranking. Okay, so that is the thing. So blood relation में बैंकिंग में टोटल दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक है पजल फॉर्म, आज का क्वेश्चन एक पजल फॉर्म ही है, और एक आता है कोडेड ब्लड रिलेशन, वो पजल से भी बहुत इजी है। ओके, एंड थर्ड वन इज़ द इंडिकेटिंग फॉर्म, जिसमें से बैंक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ओके, इन जनरल। नाउ सो यहाँ पर कुछ कुछ सिम्बल्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। हालांकि आपको सिंबल को यही लिखना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग जो मर्ज़ी आए लिख सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए, आप जो सिंबल मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सिंबल आप फीमेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। सिमिलरली अगर आप लोग भाई बहन के रिलेशन को दिखाना चाहते हैं, उस समय आप लोग जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मैरिड कपल का सिंबल सिमिलर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेम जनरेशन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं, ए वाला, एंड जनरेशन गैप के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं। जनरेशन गैप मीन्स, अगर मैं बोलना चाहूँ मैं मेरी फादर का सन हूँ, सो मेरा फादर होगा यहाँ पर जो मैंने एक बॉक्स से दिखाया, और मैं होगा इसके नीचे में। ओके, दैट इज़, एंड दिस लाइन इज़ द वर्टिकल लाइन। ओके, सो whenever you are solving any kind of problem from blood relation, please keep two things in your mind. क्वेश्चन को पढ़ के ही पहले ये चीज़ डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए कि उस टोटल क्वेश्चन में जितने भी मेंबर्स मौजूद है उन लोगों का जेंडर क्या है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ द जनरेशन गैप। ओके, जनरेशन गैप मीन्स, मान लीजिए मैं मेरी फैमिली ट्री का बात करता हूँ, मेरी फैमिली का, तो मेरे जो नाना है उसके साथ मेरा जनरेशन गैप 2 का होगा, क्योंकि बीच में मेरी मम्मी पापा आएंगे, राइट, दैट इज़ द जनरेशन गैप। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ऐसा कुछ आएगा ब्लड रिलेशन में, मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन में एक लाइन है, मान लीजिए राम, मैं एक आर्बिटरी नेम ले रहा हूँ, राम इज़ द फादर ऑफ श्याम, हु इज़ द सन ऑफ लता। ओके, दैट मीन्स राम हु इज़ द फादर, राम इज़ द फादर ऑफ श्याम, हु इज़ द सन ऑफ लता। ओके, यहाँ पर जो हु यूज़ हुआ है ना, वो सेकेंड एलिमेंट के ऊपर काम करेगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन।
मीनिंग राम इज़ द फादर ऑफ श्याम। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट राम है, सेकेंड एलिमेंट लता है। हु इज़ द सन ऑफ लता, इसका मतलब राम और लता आपस में मैरिड कपल है, उन लोगों का जो सन है वो है श्याम। ओके, सिमिलरली मान लीजिए राम इज़ द फादर ऑफ श्याम एंड हस्बैंड ऑफ लता। ओके, यहाँ पर एंड जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट पे काम करेगा, और आई थिंक मुझे आपको ये बारे में डिटेल बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस से मालूम चल रहा है राम हु इज़ द फादर ऑफ श्याम ऑल्सो द हस्बैंड ऑफ लता, राइट। सो एंड यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट पे काम कर रहा है। ओके, और इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, पर आप जितना सॉल्व करते रहेंगे ना ब्लड रिलेशन, उतना ही आपको ये बात क्लियर होते जाएगा। सो चलिए, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं हिंदी उतना अच्छा नहीं बोलता, इसलिए मैं इसके लिए मुझे खेद है, पर मैं मेरा बेस्ट कोशिश करूँगा जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले बात एक कि मैं भी एक बिगिनर हूँ, और मेरे जो बिगिनर भाई बहन है और दोस्त है, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगा, पहले आराम से करने की कोशिश कीजिए, टाइमर पे मत जाइए। एक बार आपका स्पीड आ गया तो टाइमर को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, पर पहले ही टूट मत जाना कि मैं टाइम से नहीं कर पाऊँ। मुझे भी बहुत डर लगता था, तो मेरे जो सर थे उन्होंने बोला कि पहले टाइमर को छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके बाद टाइमर के बाद अपने आप ही टाइमर का भी कुछ हो जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो देयर आर 12 मेंबर्स इन ए फैमिली। सो क्या बोल रहा है, एक फैमिली में 12 मेंबर्स है। ओके, देयर आर 4 मैरिड कपल्स। वाओ, व्हाट अ गुड थिंग। सो आई एम रेफरिंग मैरिड कपल एज MC। ओके, of 2 different generation. That is a very important thing, my dear friends. That does not means, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2 ही जनरेशन। ओके, वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि 2 जनरेशन में मैरिड कपल है। ओके, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि 3 जनरेशन होगा, 2 जनरेशन में मैरिड कपल है एंड एकदम लास्ट के जनरेशन पे सिर्फ बच्चे हैं। ओके, सो नाउ B इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ S। तो चलिए बनाते हैं, B इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ S। तो मैं सर्कल से फीमेल को डिनोट करूँगा और स्क्वायर से मेल को डिनोट करूँगा। ओके, सो ग्रैंड मदर ऑफ S, इसका तो जनरेशन गैप 2 है, सो S, अंडरस्टूड। ओके, नाउ और एक जो सिचुएशन है, सो आपने ए वाला लाइन पढ़ा, आपका कुछ इंटरप्रिटेशन आया, आपने यहाँ पे लिखा, राइट। उसके बाद सेकेंड लाइन पे देखिए, इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहा। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस मैं बोलूँगा कि कुछ अलग जगह पे सेकेंड वाला लाइन के लिए बनाइए, उसके बाद जब 2 हो जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, सो C इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ F। सो C इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ F। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि F के साथ किसी का शादी हुआ होगा। ओके, उसका जो बहन है वो C है। ओके, और इसके बाद एक टर्म मेंशन कर रहा है वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब F भी एक फीमेल है। ओके, यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि F के साथ जिसका शादी हुआ होगा उसका C बहन होगी, अलॉन्ग विद दैट C के साथ जिसका शादी हुआ होगा उसका भी बहन हो सकता है F। ओके, so this is the situation number 2. Now, so यहाँ पर और एक चीज़, that T is the brother of F. So लिख लीजिए T is the brother of F, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, now who has only one son? So T is the brother of F who has only one son. So मैंने क्या बोला था, इन सब सेंटेंस में who सेकेंड वाले जो एलिमेंट है उस पर काम करेगा, इसका मतलब F पे काम करेगा, इसका मतलब F का एक बेटा है। इसका और एक मतलब है कि F मैरिड है, राइट। सो नाउ F इज़ द सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओके, सो P इज़ द ग्रैंडसन ऑफ R।
ओके, सो यहाँ पर और एक सिचुएशन आ गया कि P है वो ग्रैंडसन है R का। वाओ, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। सो इसका मतलब R भी मैरिड होगा और होगी, क्योंकि इसका इसका जेंडर अभी भी हम लोग नहीं जानते। सो नाउ बोल रहा है P is the grandson of R who is the father-in-law of D. P is the grandson of R who is the father-in-law of D. यहाँ पर who काम करेगा R के लिए, राइट। इसका मतलब R एक मेल है, राइट। उसके साथ कोई फीमेल का शादी हुआ होगा, उन लोगों का जो बच्चा है और बच्ची है उसके साथ D का मैरिज हुआ होगा। सो मैं यहाँ पे भी D को जेंडर नहीं मेंशन करूँगा। सो नाउ B मैरिड टू J। ओके, सो B का जो पति है उनका पता चल चुका है, वो J है। हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ E। सो इन लोगों का एक बहू और दामाद भी हम लोगों को मिल चुका है, बाद में जानेंगे दामाद है और बहू है क्या है। सो हु हैज़ ओनली वन चाइल्ड। ओके, सेटिस्फाइड। नाउ H इज़ द मदर ऑफ D। वाओ, सो H इज़ द मदर ऑफ D। इसका मतलब H एक फीमेल है, राइट। सो इनका जो पति है उसको भी ढूंढना पड़ेगा, वो अब तक लापता है। सो G इज़ द डॉटर ऑफ D। क्या बात है, क्या बात है। नाउ हु इज़ द ब्रदर ऑफ E, राइट। सो यहाँ पर हु काम करेगा किसके लिए, D के लिए। सो ब्रदर इन लॉ ऑफ D, इसका मतलब D एक पुरुष है, उस जो लड़का है उस लड़के का बहू को ढूंढना पड़ेगा। सो ढूंढेंगे, क्या दिक्कत है। सो नाउ हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ E। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अगर मैंने इस वाले सिचुएशन को 1 पकड़ा, इस वाले सिचुएशन को 2 पकड़ा, इस वाले सिचुएशन को 3 पकड़ा, सो मैं 1 और 2 को एक साथ जोड़ सकता हूँ, क्योंकि E और D आपस में ब्रदर इन लॉ है। ओके, दैट इज़ द वन थिंग। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपने डबल लाइन को काउंट किया, सो 1 डबल लाइन, 2 डबल लाइन, 3 डबल लाइन, 4 डबल लाइन, 5, ऑलरेडी 5 डबल लाइन हो चुका है और हमारे पास 4 मैरिड कपल बनने का चांस है। इसका मतलब क्या, और भी कोई मैरिड नहीं है। ओके, सो C जो मैरिड है वो हमें पहले से पता है, F भी मैरिड है, हमको पहले से पता है। इसका मतलब क्या, D और E जिसका हस्बैंड और वाइफ अभी भी लापता है, वो आइदर C होगा और F होगा। इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और यहाँ पर ये तो पति है, सो हमें ये समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि H इसका ही वाइफ है। चलो, हमारा नानी मिल गई, चलो। ओके, क्लियर, इतना क्लियर है। सो नाउ हमको ये देखना पड़ेगा कि D के साथ हम लोग किसका शादी कराएंगे और E के साथ किसका शादी कराएंगे। सो मैं D के साथ F का शादी कराऊंगा और C के साथ E का शादी कराऊंगा। ओके, सो इन सब को जोड़ के जो टोटल पजल का ट्री आता है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ द नंबर 1, दैट इज़ नंबर 2, दैट इज़ नंबर 3, तीनों को जोड़ के मुझे ये मिला। ओके, सो अगर आपने इसको क्वेश्चन के साथ मिलाया, तो ये तो क्वेश्चन है, सॉरी। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि D E का ब्रदर इन लॉ है। सेटिस्फाई हो रहा है, C और D आपस में भाई बहन है और C के साथ E का शादी हुआ है, इसका मतलब D और E ब्रदर इन लॉ है। उसके बाद एक और एक चीज़ बोला गया था, C और F आपस में सिस्टर इन लॉ है। सो C का जो भाई है उसके साथ ही F का शादी हुई, इसका मतलब F C का सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली अगर मैंने बोला F का जो पति है उस पति का बहन है C, इसका मतलब क्या है, F भी C का सिस्टर इन लॉ है, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई। और बोल रहा है 4 कपल होगा, 1 2 3 4 इन 2 जनरेशन। सो ये 1 जनरेशन, ये 2 जनरेशन, 3 जनरेशन में सब बच्चे हैं। ओके, ये भी क्लियर है। सो हर एक चीज़ क्लियर है। सो नाउ अब क्वेश्चन। सो बोल रहा है एक और चीज़, इस एस का कोई जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है। ओके,
ये बात याद रखिए. सो इफ सी हैज़ ए डॉटर, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द फीमेल मेंबर्स एंड द मेल मेंबर्स इन द फैमिली. ओके, सो बोल रहा है सी का अगर डॉटर हुआ तो नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स कितना होगा. सो इसको हम डॉटर मान लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फीमेल का नंबर आएगा 6 एंड 1 2 3 4 5 6 मेल का भी नंबर आएगा 6. इसका मतलब क्या, मेल और फीमेल का जो नंबर है वो इक्वल होगा. दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ हाउ इज़ जी रिलेटेड टू एस. सो जी रिलेटेड टू, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन में जब आपको बोला जाएगा हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू वाई, ध्यान रखिएगा एक्स के ऊपर फोकस करके हम लोग रिलेशन डिटरमाइन करेंगे. ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इससे भी प्रॉब्लम होता है, सो मैंने बता दिया. सो हाउ इज़ जी रिलेटेड टू एस, इसका मतलब जी क्या है एस के लिए वो हमको जानना पड़ेगा. सो जी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है. सो हम लोग इसको कज़िन बोल सकते हैं क्या, राइट. So that is the answer, cousin. Now, how is D related to E and H respectively? That is very important question, my dear friends. That is D related to E and H respectively. So मैंने बताया and जब यूज़ होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए काम होता है. इसका मतलब D कौन है E के लिए एंड D कौन है H के लिए हम लोगों को पूछा जा रहा है. ओके, नाउ D कौन है E के लिए, ब्रदर इन लॉ, राइट. एंड एज के लिए कौन है, सो एज कहाँ पर है भाई. सो डी जो है वो एज के लिए होगा सन इन लॉ, राइट. सो मान लीजिए कि रेस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन्ड है और आपका यहाँ पर नन ऑफ दिस के जगह और एक ऑप्शन है, दैट इज सन इन लॉ फर्स्ट एंड ब्रदर इन लॉ देन. ओके, सो कौन सा आंसर होगा. 3 भी सेम है, 5 भी सेम है, जस्ट उन दोनों का ओरिएंटेशन अलग है. सो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 3 नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली मतलब आपको पहले डी के साथ ई का रिलेशन को बोलना पड़ेगा, उसके बाद डी एच के लिए कौन है वो बोलना पड़ेगा. ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रेंड्स. सो आई होप यू हैव लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन. So thank you for listening to this class.